जनसुराज अभियान चलाने वालों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने जिंदगी के 2 साल सब कुछ त्याग के दिया है, लेकिन जब कोई आरजेडी में टिकट नहीं मिलेगा तो जनसुराज उनको टिकट देने का इंतजार। विधायक होते हैं हमारे मुसलमानों के, उन 43 विधायकों का नाम बताओ जो 43 लोग लड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं भाई, मैं तो पॉलिटिकल नहीं हूं, मैं तो शिक्षाविद हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग जब जेडीयू में टिकट नहीं मिलेगा तो उसको छोड़ के आएंगे तो जनसुराज टिकट देगा। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे अभियान के नेताओं। हेलो एवरीवन, सबसे पहले मैं मीडिया के सभी भाई बहनों का यहां इस सभागार में स्वागत करता हूं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस सिलसिले में है ताकि शिक्षा पर बात हो सके, जिस मुद्दे पर मैं पहली बार अपनी जिंदगी में जनसुराज अभियान से जुड़ा था, जो कि अब जनसुराज पार्टी के रूप में इस बिहार के बीच जानी जाती है। इस पार्टी का अधिवेशन 2 अक्टूबर को 2 बजे किया गया। आप सभी लोग उसमें मौजूद थे। हमने भी अपील की थी और फिर आज इस मुद्दे को, जो आज हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करने जा रहे हैं, मैं बड़ी गंभीरता से एजुकेशन के मुद्दे को रख रहा हूं, जो हमारे ये पर्सनल व्यूज हैं। अवैस अंबर नाम है मेरा। मैं शिक्षा के क्षेत्र में 17 वर्षों से काम कर रहा हूं और मेरा अपना मानना है कि किसी भी छात्र का इंग्लिश मजबूत हो सकता है, हिंदी मजबूत हो सकता है, लेकिन किसी एक छात्र का सब सब्जेक्ट में महारत हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसीलिए देश की हर पार्टियों को, चाहे वो जनसुराज हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, एक्सपर्ट जो इस फील्ड के हैं, एक्सपर्टीज जो रखते हैं अपने फील्ड में, उनसे मशवरा करना चाहिए जब कोई संशोधन करने का उद्देश्य मन के अंदर साफ है। तो हमारे एजेंडे में हमारी जो पार्टी है उसने एक मौजू रखा, स्कूली शिक्षा व्यवस्था को वो ठीक करेंगे। मेरा सजेशन भी है, सामने से कोई बात रखी नहीं जा रही है तो इस बात को प्रशांत किशोर जी तक और अपने टीम के उन सदस्यों तक जो बैकएंड में नहीं जानते हम लोग कौन है, वो कौन इस संविधान को बना रहा है, हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि कौन लोग ये सब तैयार कर रहे हैं। इसलिए मैं गंभीरता से देश के सामने अपनी बात रख रहा हूं और 17 वर्षों में जो एक्सपर्टीज मेरी अपनी रही है शिक्षा पर, मैं वो बातें आपके सामने रख रहा हूं। स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बदलाव अगर सच्चे मन से किसी को करना है तो एक बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बुक 1 इंडेक्स एंड 1 कैरिकुलम। 1 बुक 1 इंडेक्स 1 कैरिकुलम। इसका उद्देश्य समझना पड़ेगा देश को शिक्षा में। मेरे दोस्तों, जब हम 1999 में मैट्रिक कर रहे थे, 10th में थे, और 12th में जब हम 2002 में गए, तो इस बीच में हमने 9वीं की किताब खरीदी 10वीं वालों से, और 10वीं करने के लिए हमने जो किताब खरीदी वो 11वीं वालों से, और ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। 1999 से लेकर
2010 तक में जो बिहार बोर्ड का इंडेक्स और बिहार बोर्ड की जो किताबें थी वो बड़ी आसानी से गांधी मैदान पटना के सामने रीसेल बुक सेंटर से एक छात्र खरीद लेता था। आज आप गूगल कर लीजिए। तो अगर 3 लाख रुपया हम कमा रहे हैं साल का और हमारे दो हैं, तो हम 6 लाख रुपए की पढ़ाई कहां से कराएंगे भाई? अगर हमारे दो हैं और खिलाकर पढ़ाना है तो 12 लाख रुपया चाहिए 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए मिनिमम। तो मेरे दोस्तों, फीस फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से हमें क्या सॉल्यूशन चाहिए आपको? आप बोलेंगे खाली आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, सॉल्यूशन बताइए। तो सॉल्यूशन यह है कि जब पूरी दुनिया शिक्षा को सस्ता कर रही है, फ्री कर रही है, तो हमारी सरकारें, हमारे लोग, हमारे अपने कलेजे के टुकड़ों को मजदूर बनाने के लिए योजनाएं ला रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं किताबों पर, कॉलेजों पर, एग्जाम फीस पर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सबमिट फीस पर टैक्स लग रहा है। इस पर विचार करने की जरूरत है। अब आइए एक लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर हायर एजुकेशन को सस्ता नहीं किया गया तो हम भूटान से पीछे हो जाएंगे। भूटान का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो हमारे पैसों पे पल रहा मुल्क है, भूटान का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, नेपाल का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, बांग्लादेश जिसको आप टीवी चैनल पे बताते हैं कि वो देश तरक्की शुदा है कि नहीं, उसका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमसे बेहतर है। चाइना का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमसे बेहतर है। और सुनिए, फॉर्मूला देख लीजिए। अमीर देश देखना है, अमेरिका देखिए, कनाडा देखिए। आप अमीर देश देखना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया देखिए। और एक फॉर्मूला समझ लीजिए, 90 प्लस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिस देश का है, उसकी जीडीपी, उसका डॉलर सबसे महंगा है। एक फॉर्मूला दे रहा हूं, देश का नाम लिखिए अमेरिका, फिर लिखिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और उसका पैसा का वैल्यू देख लीजिए। इसका मतलब यह है कि शिक्षा मात्र उपाय है देश की तरक्की का, और देश तभी तरक्की होगा जब शिक्षा से युवाओं को जोड़ा जाएगा। तो मैंने अपने पार्टी के मुखिया से पूछा कि पहला वोटर के लिए जो 18 साल की उम्र का होगा, उसके लिए हम लोग के पास क्या है भाई? उसके लिए हमारे पास क्या है जो 18 साल का है? तो हम लोग के जो मुखिया हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने बताया कि हम पूछ के बताएंगे, बताते हैं, बात करते हैं। इसका मतलब हर किसी को हर बात पता तक नहीं। मैं सिर्फ इस बात से गंभीर हूं कि जो पार्टियां सत्ता में नहीं है, जिस पार्टी का कोई एक विधायक नहीं है, जिस पार्टी का कोई मुखिया नहीं है, वहां हमारे मुसलमान क़यादत बोलने के लिए सोच रहा है, पूछने के लिए सोच रहा है दोस्तों। तो जब सरकार सत्ता बना लेगी, जब वो लोग अपने कुर्सियों पे होंगे, तो क्या पूछोगे भाई? तो मैंने लिखा है, ये काम करो। तो पार्टियां बदली, नेता कहां बदला मेरे भाई? कहां बदला? 2 तारीख के अधिवेशन में किस मुसलमान ने बात की भाई? कौन से मुसलमान की बात हुई? कौन सी क़यादत सामने आई? मैं ऐसे कई युवाओं का, मैंने बात रखी थी प्रपोजल बेला के इलेक्शन को लेकर के। बेला में अगर अमजद भाई को टिकट नहीं दिया जाता है तो बेला वो हार जाएंगे, बेला नहीं जीतेंगे। भाई बेला का सर्वे कर रहे हैं उस दिन से, कोई भी कहने को तरस रहा है कि बोले कि ना बोले, कहे कि ना कहे। अरे हमको कहा गया था कि बेला देखिए, बेला में ऐलान कीजिए जल्दी कि क्या करना है। और अगर आपने ऐलान नहीं किया अमजद भाई का नाम, मैंने दिया है नाम, अगर अमजद भाई का नाम ऐलान नहीं किया गया तो बेला तो से शुरुआत है हार की। तो बोल रहे हैं कि अच्छा ये सब तो बड़े लोग तय करेंगे। भाई वो बड़े लोग कौन है भाई? वो कौन है बड़े लोग?
मैं जानना चाहता हूं वो बड़े लोग कौन हैं शिक्षा की मीटिंग में? वो कौन तय कर रहा है स्कूली शिक्षा व्यवस्था को? हम लोग को कहा गया था कि कोई एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष दिया जाएगा जो बिहार का बेटा होगा। कहा गया था कि नहीं कहा गया था? तो वो कौन होना चाहिए था? जो उन्हीं के बीच में 2 साल से मेहनत कर रहा है। तो बेटा बोला गया था, दादा को दे दिया गया। बेटा की बात हुई थी ना भाई, कि दादा की बात हुई थी? बेटा चाहिए। क़यादत नौजवानों के बहुत हो चुकी जी हुजूरी उन सबों के दरबार में। अब युवा बैठना चाहिए कोई सरकार में। ये नहीं चलेगा। क्या मजाक है भाई? मैंने पूछा मेरे एमएलसी साहब से, मैंने पूछा अशफाक रहमान साहब से, मैंने पूछा हमारे एक दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं, मंत्री रह चुके हैं, हमने उनसे भी पूछा, मुनाजिर हसन साहब से, मुनाजिर हसन साहब कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष? कहा कि हमको नहीं पता है मेरे भाई। आफाक साहब आपको नहीं पता? मुनाजिर साहब आपको नहीं पता? अशफाक साहब आपको नहीं पता? अवैस अंबर साहब आपको नहीं पता? कौन पीछे पर्दे में है भाई जो ये सब कुछ तय कर रहा है? कौन है वो जो पर्दे के पीछे तय कर रहा है? अरे ऐसी राजनीति करने नहीं आए हैं। हाथ उठाइए भाई, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो सब हाथ उठा रहा। सबके बीच तय किया गया। कौन सा बीच भाई? उस बीच में तो हम लोग नहीं थे। तो कौन ऐसे हाथ उठा के मांग बोल रहा है हां भाई बोलिए चाहिए नहीं चाहिए? ऐसा ही बोल करके एक बार कोई गए थे, कितना दे दूं बताओ? 30 दे दूं कि 40 दे दूं? 70 दे दूं कि 80 दे दूं? 90 दे दूं कि 100 दे दूं? क्या हुआ भाई?